हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज हम उन बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं जो आपकी बार यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं और बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं, उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो ये है कृष्णा की बुक, जिन्होंने बीपीएससी का भी प्री निकाला है और यूपीपीसीएस का भी प्री निकाला है, तो उनका हम कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ हम नंबर भी देते चलेंगे और देखते हैं इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका। देखो, पहली बात तो एक चीज़ आंसर राइटिंग में चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जब भूमिका पूछ रहा है तो ये इसके अनुसार आपने को आंसर लिखना होता है। तो भूमिका का मतलब होता है कि आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना है। ठीक है भाई, इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी किसान आंदोलन में, पहली बात। ठीक है ठीक है, और फिर दूसरी बात आपको ये भी बताना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति का नाम लिखा हो किसान आंदोलन में, मान लो जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका है तो इनके नाम लिखा है, तो यदि क्वेश्चन में अगर मान लो किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया होता है तो उसकी भूमिका पर जब भी टिप्पणी करते हुए संस्थित रूप से उन तथ्यों और कारणों पर भी प्रकाश डाले जो कि उस व्यक्ति की भूमिका अदा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि अपने को वो भी डालना पड़ेगा कि भाई इसका क्यों इंपॉर्टेंस रोल था। अब देखते हैं इन्होंने क्या, अगर अपन 10 नंबर का मान के चलते हैं तो देखते हैं कि 10 नंबर में से कितने नंबर आते हैं। स्वामी सहजानंद को भारतीय इतिहास में किसान आंदोलन के प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन किसानों को संगठित करने और उनकी समस्याओं को उठाने, और देखो यहाँ पे अब सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, उठाने तथा उनका समाधान करने में व्यतीत किया, तथा आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा चीज़ें ध्यान रखना, उनका समाधान करने में व्यतीत कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, इंट्रोडक्शन दो। स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदान या भूमिका। ठीक है, किसान सभा के निर्माता के रूप में 1928 में किसान सभा की स्थापना, 1929 में प्रांतीय किसान सभा, 1933 में बिहार किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया। इनके द्वारा किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से बिहेटा में बिहार किसान सभा का गठन, 1929 में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। इसमें थोड़ा एक और लाइन ये जोड़ सकते थे कि इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, ताकि ऐसा नहीं लगे कि इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनकी इंडिविजुअल जो भूमिका है इनको बहुत अच्छा योगदान रहा। ठीक है, ठीक है, फिर भी और मेरा मानना है कि अगर आप ये लिख रहे हो तो ये ज़्यादा इतना छापने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ भी याद रखना, टाइम बचेगा आपका। किसान विद्रोह के नेतृत्व के रूप में इन्होंने बिहार के क्षेत्र में 1936 में हुए बकास आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इन आंदोलन के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर जमींदारों में ब्रिटिश अपनी शासन का विरोध किया। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग में किसानों की समस्या को स्थापित करने के रूप में इन्होंने अपनी समस्या पत्रों में पुस्तकों के माध्यम से किसानों की समस्या को उजागर किया। प्रमुख लेख हुंकार तथा प्रमुख पुस्तक किसान क्या करें, तो ये भी बहुत अच्छा है कि इन्होंने मेंशन भी किया है। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि स्वामी जी के प्रयासों का परिणाम था कि स्वतंत्रता पश्चात जमींदारी उन्मूलन अधिनियम निर्मित हुआ तथा साथ ही बिहार में बर्खास्त कानून निर्मित किया गया। इसी के साथ पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई। तो इन्होंने इनका इंपॉर्टेंस रोल बताया, बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो, सबसे मेन बात है इन्होंने इंट्रोडक्शन भी लिखा। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, मेन बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है, अब 10 नंबर के अनुसार मेन माने 3 या 4 पॉइंट बहुत होते हैं। कंक्लूजन भी इन्होंने लिखा, ठीक है, उसका आउटकम भी लिखा, तो बहुत अच्छा ठीक ठाक लिखा है। मतलब मेरा मानना है कि 4 नंबर आराम से मिलेंगे इनको 10 में से आराम से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारणों को बताते हुए, जो सबसे पहली बात तो आपको इसको देखो, क्वेश्चन की डिमांड भी समझना है। तो सबसे पहले आपको कारण बताना, तो एक क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे हो गई। यह स्पष्ट करे कि किन मायने में चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो और ये भी बताना है कि ये कैसे एक बहुत बड़ा चेंजिंग मूवमेंट बना फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन की डिमांड है। तो आपको इनको कारणों को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे ये आपको चीज़ को कोरिलेशन करना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कारण अलग लिख दो फिर वो अलग लिख रहे हो, तो रिपीटेशन टाइप से हो जाएगा। आपको कारण जब बताओगे ना, तो ये देखो, ये खुद ही लिख रहा है, कारणों बताते हुए स्पष्ट करे कि किन मायने में चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो मेरा मानना है कि आपको साथ के साथ ये भी काम करते जाना चाहिए कि जो कारण बताओगे उसी में आपको करना चाहिए। ठीक है, अब ये भी देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में 3 गठिया प्रणाली के विरोध में किए गए संघर्ष को चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है। अब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के कारण बता दें। नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती थी, उच्च भू राजस्व दर था, जर्मनी द्वारा कृत्रिम रासायनिक रंगों की खोज, अंग्रेज बागान मालिकों का शोषण, निःशुल्क शुल्क अदा, 3 कट्टे पद्धति, उच्च भूमि, 20 कट्टे में 3 कट्टे अनिवार्य। देखो, आपको चंपारण सत्याग्रह के कारणों को बताना है, तो कारणों में आपको फिर यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि लगान की दर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या कहते हैं, उनके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था उनसे रिप्लेस करके नील की खेती करवाई जा रही थी। तो
और मेरा मानना देखो ना, देखो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि आप इस फॉर्मेट में लिख देते हो तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कारण बना के आराम से एकदम पॉइंट ऐसे लिखते हो अच्छे तरीके से, थोड़ा वहाँ एक्सप्लेनेशन करने का भी मौका मिल जाता है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के अनुसार देखो मैनेज करना चाहिए। अब इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया और आपने को इसमें क्या जाना था, किन मायने स्पष्ट करके किन मायने से स्वतंत्रता संग्राम निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब देखते हैं इन्होंने इसके इस चीज़ को क्या लिखा है। ये पहला अवसर था जब सत्य अहिंसा आधारित सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश किया गया। अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपको यही थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपको इसमें ये जरूर लिखना चाहिए, देखो ध्यान से समझना कि निर्णायक मोड़ कैसे साबित हुआ। पहली बात तो ना, पहला ऐसा मूवमेंट था जिसको एग्रीकल्चर को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भी एक निर्णायक मोड़ हुआ कि जो मतलब किसानों की समस्या थी उसको भी इंक्लूड किया गया। नहीं, पहले किसानों की समस्या को लेकर कोई बात ही नहीं करता था। तो एक निर्णायक मोड़ ये साबित हुआ। दूसरी बात ये भी एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ कि अगर अपन अपनी बातों पे अडिग रहे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी चेंज की। तो आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में इनका इंपॉर्टेंस है इसका। इस सत्याग्रह में प्रयोग किया गया सत्याग्रह शब्द 1917 के बाद के राजनीतिक व आंदोलन का मुख्य अस्त्र बना, ठीक है। 1917 से 1947 तक के काल को गांधी युग के नाम से जाना गया, ठीक है। किसानों की समस्या को राष्ट्रीय पहचान मिली तथा इसके बाद आंदोलन किसानों को बढ़कर चढ़कर भाग लिया। हाँ, ये मैं पॉइंट बता रहा था, ये बहुत ज़रूरी था। यह आंदोलन जन भागीदारी के महत्व को उजागर किया जो बाद के आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत भी बना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गांधीवादी युग का शुरुआत हुआ, कारण यह था कि गांधी जी ने मतलब वो दूसरी राजनीति शुरू की कि आप विरोध प्रदर्शन करके भी अंग्रेज़ों से अपनी जो मांगे हैं उसको स्वीकार कर सकते हो। तो ये था यहाँ पे मेरा मानना है कि 1-2 पॉइंट आप थोड़ा और लिखते तो और अच्छा रहता, ठीक है, कोई नहीं। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस आंदोलन से कई क्षेत्रीय नेताओं को उदय हुआ, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण आदि, जो राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ये बात भी सही है। हाँ, यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा मेन पॉइंट में लिखोगे तो ठीक है, मेरा मानना है कि आप ठीक ठाक लिखे हो। फिर भी थोड़ा बहुत और क्लियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर, मेरे 5, 5.5 नंबर आपको मिलने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लिखा आपने। कुंवर सिंह ने अपनी नेतृत्व की विशेषता के कारण 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बना दिया है। कथन की समीक्षा करें। अब देखो ध्यान समझना, ये स्टेटमेंट है, आपको समीक्षा करना है, तो इसमें आपका पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी है आपको उसके आर्गूमेंट में और विपक्ष में, पक्ष विपक्ष में भी लिखना होगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव को मानो पक्ष में लिखना है इसे कथन के। दूसरा आपको इसको नहीं काउंटर भी करना पड़ेगा, आपको जरूरी है। अब देखते हैं कि ये क्या किया है, क्या कहने। 1857 की क्रांति का बिहार में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने विद्रोही को एक सूत्र में बांधा और औपनिवेशिक सत्ता का संगठित प्रतिरोध करते हुए बिहार के विद्रोह को क्षेत्रीय दायरे से बाहर विस्तार करने का प्रयास किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा है। अब इन्होंने 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक दौर माना जाता है। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तात्या टोपे सहित अनेक क्रांतिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के खिलाफ अभूतपूर्व संघर्ष किया। पर बिहार में कुंवर सिंह ने निम्न कारणों से 1857 के विद्रोह में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सीमित संसाधन के बावजूद बाबू कुंवर सिंह की 1 वर्ष तक ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। अब देखो के शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप क्वेश्चन की डिमांड से घूम भटक रहे हो। देखो, कुंवर सिंह ने अपनी नेतृत्व की विशेषता के कारण 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बना दिया। ये बात आपको बस इसमें लिखना, हाँ ये बनाया तो कैसे बनाया और नहीं बनाया तो कैसे नहीं बनाया, बस आपको ये जस्टिफाई करना था, ना कि आपको ये इतना बताने की ज़रूरत थी नहीं। ये आप एक्स्ट्रा लेवल पे लिख रहे हो। देखो एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने का टाइम मिलता ही नहीं है, पहली बात तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखो। 80 वर्ष की आयु में नेतृत्व कौशल का परिचय दिया तथा कई अवसर पर ब्रिटिश सेना को पराजित किया। ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। वे छापामार युद्ध कला में निपुण थे। क्षेत्रीय भिन्नता को समाप्त करते हुए कानपुर और लखनऊ को भी नेतृत्व प्रदान किया। ये एक पॉइंट है जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड से है। ये पॉइंट आपके क्वेश्चन की डिमांड से नहीं है। इन्होंने विद्रोह के क्रम में नेतृत्व कौशल, संगठन कौशल तथा समन्वय कौशल का प्रतिनिधित्व किया। वे कुशल रणनीतिकार थे। उन्हें राष्ट्रीय विकास से राष्ट्रीय एकता को सूत्रपात करने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 क्रांति महत्व भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में देश को स्वतंत्र करने की में एक मार्गदर्शक का भाती था, ठीक है। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझा ही नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। कुंवर सिंह ने अपनी नेतृत्व की विशेषता के कारण 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट बना दिया। आपको कथन की समीक्षा करना है, क्या बनाया था या नहीं बनाया था। बनाया था तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके कारण भाई ये मूवमेंट जो है राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं जुड़ा। तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें आपने क्वेश्चन की डिमांड से आप एकदम भटक गए हो। 1.5 नंबर ही आपको मिलेगा इसमें।
नील विद्रोह की संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब देखो टिप्पणी लिखना होता है तो ये चीज़ भी समझो कि टिप्पणी जब लिखना होता है तो उसका क्या मतलब होता है। एक बार मैं आपको बताऊँ, कमेंट जब भी क्वेश्चन में आता है कमेंट करना, टिप्पणी करना, यानी पूछे गए प्रश्न पर अपना मत जाहिर करना। ठीक है, तो आपका क्या था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है, कमेंट करो। तो देखो इसका मैं एक सिंपल सा बताता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कमेंट करो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, चाहो तो इंट्रोडक्शन में इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फिर उसके कारण बता दो, क्या कारण थे भाई, जैसे नील विद्रोह के क्या कारण थे, इसका प्रभाव क्या रहा, और थोड़ा बहुत इसकी कमियां बता दो। तो कमेंट करने का मतलब एक स्वाभाविक बात है कि आप उसका पूरा एक विस्तृत विवरण दे देते हो। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। बंगाल की नदियां में नील किसानों द्वारा 1859 में किए गए विद्रोह को नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, यह भारत के प्रारंभिक किसान विद्रोह में से एक है जिसने किसानों के संघर्ष को भारतीय इतिहास में स्थापित किया। एकदम सही है इंट्रोडक्शन। कारण, अब देखो मैंने वही जो बोला था कि पहले आप डिफाइन करो, ठीक है, फिर उसके रीजन बताओ, फिर उसका इम्पैक्ट बताओ, फिर उसके बाद में कुछ कमियां रही है वो बताओ। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। कारण बताया, नील की फसल भूमि की उर्वरता को समाप्त कर देता था तथा, अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा लगेगा नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान रखो। किसानों के लिए फसल से नील निकालना कष्टकारी था। दंडनीय प्रथा अनुबंध कृषि के कारण किसानों को उनके उत्पादन को उचित मूल्य नहीं मिलता था। नील उत्पादन का पूर्ण लाभ बिचौलियों द्वारा लिया जाता था, किसानों को ऋण जाल में फंस लेते थे। नील की खेती नहीं करने पर किसानों के पशुओं परिवारों को बागान मालिकों द्वारा अपहरण कर लिया जाता था। अब इन्होंने घटनाक्रम भी लिखा है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बागान मालिकों, बिचौलियों और साहूकारों को पारिस्थितिक हथियारों से हमले कर दिए गए। बागान गोदानों को क्षतिग्रस्त किया। हिंदू पैट्रियक में किसानों समर्थन लेख लिखे गए। दीनबंधु मिल तथा नील दर्पण नाटक में किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। परिणाम, तो मैंने बोला था परिणाम भी लिखना जरूरी है। विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश शासन द्वारा नील आयोग का गठन किया गया। आयोग की सिफारिश पर जबरन नील की खेती प्रतिनिधित्व कर दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इनकी कमियां भी लिखनी चाहिए थी। इस आंदोलन की कमियां रखी तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाता। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि नील विद्रोह ने भारत में किसानों के विद्रोह की नींव रखी है। किसानों की सफलता को भारतीय कई किसानों के विद्रोह प्रेरित किया। तो थोड़ा इसमें एक पॉइंट मिस का है, आपको इसमें थोड़ा कमियां भी लिखनी थी तो आपने थोड़ा मिस किया है, तो इसीलिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या आप मानते हैं कि मुंडा विद्रोह सिर्फ सशस्त्र जनजातीय विद्रोह की ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण का भी एक सार्थक प्रयास था? अब देखो क्या है, आपसे पूछा है तो आपको लगता है कि यस, तो यस में लिखो सारे आर्गूमेंट। अब इसमें आपको वो नहीं करना है। 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य छोटा नागपुर में सिंहभूम क्षेत्र में हुए जनजातीय विद्रोह को मुंडा विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, कारण क्या थे? आर्थिक कारण थे। अब देखो, अब मुझे नहीं पता शायद बीपीएससी में कितना डिटेल में मांगता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इसमें कारण लिखने की ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मानते हैं कि मुंडा विद्रोह सिर्फ सशस्त्र जनजातीय विद्रोह ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण का भी एक सार्थक प्रयास था। तो आपको बताना है कि कैसे जो है आंतरिक शुद्धिकरण भी था। याद करो कि बिरसा मुंडा थे, वो फास्ट करने के लिए भी लोगों को बोलते थे, वो एकादशी का फास्ट भी करते थे लोगों को, फिर अपने अंदर जो है चीज़ों को उसके अनुसार जो है एक आत्मबल प्रदान करने के लिए भी करते थे। साथ में वो हथियार के भी लिए प्रयास करते थे, भाई लड़ाई भी करना ज़रूरी है। तो वो आर्गुमेंट बताना ना कि आपको कारण वर्णन बताना है। तो ये आप क्वेश्चन की डिमांड से भटक रहे हो, ये गलत है। क्वेश्चन की डिमांड बहुत जरूरी है। 1793 में स्थापित स्थायी बंदोबस्त को मुंडा नेतृत्व में भी लागू किया गया, जिससे वहाँ कट्टी व्यवस्था समाप्त हुई और जमींदारी प्रथा लागू किया गया। जबरन कर वसूली, साहूकार महाजनों का शोषण, वन संबंधी अधिकार छीन लिए गए। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश शासन द्वारा पुलिस न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे परंपरागत जनजातीय व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। सामाजिक आर्थिक कारण, डीक्यू का प्रवेश, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, जबरन मुंडा छोटा नागपुर प्रदेश। उद्देश्य मुंडा समाज में व्याप्त कुरीतियों दूर, सामाजिक धार्मिक सुधार, आंतरिक शुद्धिकरण, ब्रिटिश शासन से मुक्ति, स्वदेशी मुंडा राज्य। सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में विद्रोह प्रारंभ में बिरसा मुंडा द्वारा सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को टूट का प्रयास किया गया। सामाजिक क्षेत्र में नसबंदी, आचरण की शुद्धता तथा नैतिक उत्थान को प्रोत्साहन किया गया। महिला की स्थिति शुद्ध करने का प्रयास। आपको ये कारण बताने, ना कि ये तो कोई कारण था ही नहीं, फिर आपको जस्टिफाई करना था आपको क्वेश्चन को। धार्मिक क्षेत्र में मिशनरी प्रभाव को सीमित करना, आडंबरों को खंडन करना, बहुदेववाद की जगह एकस्वाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासन के विरोध के रूप में विद्रोह के दूसरे चरण में बिरसा मुंडा द्वारा यहाँ आभास किया गया कि आंतरिक सुधार ब्रिटिश शासन के समझे स्वदेशी राज्य की स्थापना द्वारा संभव है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 6000 सदस्यों संगठन बना। बिरसा मुंडा ने कटोंग बाबा, कटोंग साहिब, रानी कटोंग का नारा दिया गया। 1899 क्रिसमस की रात परंपरागत हथियार के विद्रोह ने ब्रिटिश केंद्र पर हमले किए। साकर, आपने तो एकदम विवरण कर दिया है
परिणाम गणेश कुट्टी एक हमला का अनुमान बनाया गया। छोटा नागपुर कास्तारिया दुनिया में बेकारी प्रथा समाप्त की गई। खुटकुटी व्यवस्था पुनः बहाल की गई। निष्कर्ष से कहा जा सकता है मंडा विद्या पारा में आंतरिक सुधारवादी विद्वता जो बाद में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल भटके हो इस क्वेश्चन में, आप बिल्कुल भटके हो एकदम। क्वेश्चन की डिमांड समझिए। अब देखो देखो, पर मैं एक जो होनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे तो आप बिल्कुल भटक रहे हो। अब हो सकता है भाई बीपीएससी में ऐसा होता हो कि आप ज़्यादा लिखते हो नंबर मिलता है, अब वो मैं नहीं बोल सकता, उसका मुझे आइडिया भी है भी नहीं। पर यूपीएससी के अकॉर्डिंग तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल भटका हुआ है, इसमें पूरा का पूरा भटका हुआ है। तो मेरा मानना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड जरूर समझना है क्या आपको, और आप बिल्कुल आउट जा रहे हो, एकदम बिल्कुल आउट जा रहे हो। ठीक है, अगला आपका देखते हैं। परंतु देखो मेरा रहा है कि पहली बात इतना टाइम लिखने का, आप जितना एक्स्ट्रा लिख रहे हो, अब पता नहीं बीपीएससी का कैसे क्या रहता है, वो मैं इस चीज़ पे शायद मुझे आइडिया नहीं है। परंतु मुझे जहाँ तक पता है कि इतना नहीं, क्वेश्चन की डिमांड को आपको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पॉलिटी का है, भारतीय संसद की संप्रभुता पर विद्यमान सीमाओं पर चर्चा करें। अब देखो एक मैं बता देता हूँ, जब डिस्कस करने की बात आती है तब क्या क्या अपने को लिखना पड़ता है। एक मिनट को, डिफाइन, डिस्क्राइब और डिटरमाइन, डिस्कस। देखो डिस्कस जब भी लिखा रहे, चर्चा करने का रहे, तो पहली बात आपकी जो सीमाएं हैं, इसकी कमियां हैं, उस पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है, पहली बात एक क्वेश्चन का डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है। तो विवेचन करना या चर्चा करना या व्याख्या करना जब भी क्वेश्चन में लिखा रहे, तो प्रश्न में उल्लेखित कथन से संबंधित सभी प्रचलित विचारों या दृष्टिकोणों का समग्र विश्लेषण करते हुए अंततः आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करना है आपको। तो आपको इसको बताना है कि इसकी क्या कमियां हैं, पर आखिर में आपको बताने की अच्छी चीज़ भी है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत को भी लागू किया गया है, जहां भारतीय संसद संप्रभुत्व नहीं है, इसकी निम्न सीमाएं। मेरा तो माना कि आपने थोड़ा यहाँ पे डिस्कस, मतलब इंट्रोडक्शन आपने सही नहीं डिस्क्राइब किया। आप चाहते हैं ना तो सिंपल सा, आप संप्रभुता क्या होती है आप इसको डिफाइन कर सकते थे आराम से। ठीक है, पहला आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते थे। दूसरा तरीके की भारतीय संसद की संप्रभुता पर विद्वान, मतलब भारतीय संसद की संप्रभुता क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। देखो देखोगे तो सब जगह अलग अलग होता है। तो जैसे अमेरिका हो गया, मतलब भारत की संसद की संप्रभुता ये है कि अगर इसने कानून बना दिया तो ऐसा नहीं है कि ये कोई, अब मतलब जो भारत की टेरिटरी है उससे रिलेटेड ये कानून बना सकती है, सॉवरेनिटी है। ऐसा नहीं है कि चाइना बोले कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, जैसे चाइना विरोध करता है परंतु उसके बाद नहीं माना जाता। तो जितनी टेरिटरी है उसके लिए भारतीय संसद कानून बना सकते, इसके लिए सॉवरेन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा माना कि इंट्रोडक्शन आपको वैसे शुरू करना चाहिए था, तो आई थिंक इट नॉट गुड। ठीक है, आप शक्ति के पृथक्करण की बात कर रहे हो, पर ऐसा कुछ है ही नहीं उसके बाद। ठीक है, फिर इन्होंने आगे क्या लिखा है। निम्न से आर्टिकल 13 और 32 2026 के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है, जो विधायिका के मनमाने पूर्ण अधिकार पर अंकुश लगाता है। अब देखो पहले तो मेरा वही मानना है कि आप संप्रभुता है उसको समझाइए। ठीक है, फिर भारतीय संसद की संप्रभुता क्या होती है, उसके बाद में आप इसकी सीमाएं बताइए। ठीक है, जैसे आपने बताया है कि भाई उसके अंकुश लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीयवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है, जो विधायकों की शक्ति को अंकुश लगाता है, जैसे एनजीसी। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा है, आपने इसमें वो केस भी मेंशन किया है। ठीक है, मूलभूत ढांचा है उसका सिद्धांत को भी आपने किया है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मेनका गांधीवाद में विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण होना चाहिए, इससे विधायिका की शक्ति निलंबित हुई है। ठीक है, ये भी बात सही है। ओ, ये आपका सही दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। व्यापक सेवा के जीवन का अधिकार में जोड़ा गया। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भारत के विधायिका किसी नहीं है। ओहो, ठीक है, पर मैं माना कि थोड़ा इस क्वेश्चन पे दोबारा आप थोड़ा काम कीजिए, इसमें आपको नंबर कम ही मिलेंगे। आपने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पे देखो, मेन बॉडी में फिर आपने देखो, मैं फिर जाके देखिए आप मेरी क्लासेज जो यूट्यूब पे है वो ज़रूर जाके देखिए आप, आंसर राइटिंग वाली क्लासेज। तो मैं उसमें बताया कि जब डिस्कस करना लिखना होता है तो क्या लिखना होता है, आपने वो भी चीज़ नहीं लिखा आखिर में। अच्छा, ये अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या के अंतर्गत जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि बाद में विधायिका बैठेंगे, विधायिका की तरह सोच नहीं है, बाद में चेक एंड बैलेंस है, यहाँ संविधान की सोच तक प्राप्त है। फिर भी मेरा मानना चाहिए कि एक बार आपको इस क्वेश्चन को दोबारा जाके देखना पड़ेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका एवं महत्व। अब देखो ध्यान से बना, एक तो यहाँ पे भूमिका बतानी है, उसका रोल क्या है, इस मतलब रोल मतलब उसके कार्य क्या होते हैं, सीधी सी बात है। ठीक, एवं महत्व बताना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या, अगर ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत होती है।
ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस में भी काम आती है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष रहेगा तो सरकार को जवाबदेह बना पाएगा। ठीक है, संविधान के अनुसार चलने में भी महत्व रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को मान्यता 1929 से दी गई। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सीट पाने वाले दल को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी जाती है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिली हुई है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अभी एक नए प्रोविजन भी जोड़ा है, अगर आपको थोड़ा आइडिया कि सबसे मेजोरिटी जो दल रहता है, जैसे अभी कुछ सालों से ऐसा 2014 में 2019 में ऐसा हुआ कि जो ये 10% वाला है, जो ये कांग्रेस के पास था ही नहीं है, जो और किसी दल के भी पास नहीं था। तो ऐसा नहीं, जो सबसे ज़्यादा है उसको भी उस आधार पे भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ओनली 10 आधार पर ही। ठीक है, परंतु आपने जो लिखा वो सही है। मैं अगर ज़्यादा अच्छा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ दी हुई हो, ठीक है, भाई कैसे दिया जाता है, तो वो भी लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शुरू किया है। ठीक है, कोई नहीं। भूमिका, हाल ही के वर्षों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और महत्व रखने लगा है। ठीक है, हाल ही में नहीं है, तो पहले से इंपॉर्टेंस है इसका, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बचो डायरेक्ट आप भूमिका नेता प्रतिपक्ष का महत्व, आपने डायरेक्ट महत्व लिख दिया, भूमिका कौन लिखेगा। पहले भूमिका देखो, एक और चीज़ याद रखना, क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग ऑर्डर ही होती है और आंसर का सीक्वेंसिंग ऑर्डर वैसे रहेगा तो नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको भूमिका पहले लिखो, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस आना चाहिए, ये चीज़ याद रखो। आपने उल्टा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष का महत्व, सत्ता पक्ष के निरंकुशतावाद पर अंकुश लगाने में, संसदीय विचार विमर्श में, नीति निर्माण में, वैकल्पिक सरकार के रूप में, तर्कपूर्ण कानून का निर्माण करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में, राष्ट्रीय मुद्दा को उठाने से। ठीक है, ये तो आपने ठीक लिखा है, पर एग्जाम्पल भी दो तो अच्छे थोड़े धीरे धीरे, तो मेरा मानना है कि आप और अच्छे नंबर पा सकते हैं। कई समिति नेता प्रतिपक्ष का सदस्य बनाया जाता है, जैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति, सीबीआई की नियुक्ति आदि, लेकिन वर्तमान दौर में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका धूमिल हुई है। सत्ता पक्ष की निरंकुशता, सदन का सुचारू रूप से न चलना, वोट बैंक की राजनीति। अब देखो, मेरा माना कि आपको जो क्वेश्चन पूछा ना उसी में जाइए आप। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बताइए, उसका महत्व बताओ, सीधा सिंपल सी बात। आपको कमियां बताने को बोल ही नहीं रहा, आपने इसमें भूमिका नहीं बताई, ये भी गलत बात है। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और मजबूती होनी चाहिए, तभी आमजन की आवाज़ संसद में गूंजेगी। तो यहाँ पे आपने गलतियाँ की है तो आपको कमी नंबर मिलेंगे इसमें। आपने क्वेश्चन का ऑर्डर भी जो है सीक्वेंस में नहीं रखा है, क्वेश्चन की डिमांड आपने भूमिका लिखी नहीं है, आप नेगेटिव भूमिका लिख रहे हो। अध्यक्ष एवं संसदीय प्रणाली के बीच अंतर, अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये याद रखना, टेबल फॉर्मेट में ही आंसर लिखना चाहिए, जैसे के ने लिखा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। अब देखो, भारत में जहाँ संसदीय प्रणाली है वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, इसके बीच में कुछ मौलिक अंतर है जो निम्न है। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अध्यक्षीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, इसको डिफाइन कर दो, एग्जाम्पल लिख दो, ये भी इंट्रोडक्शन हो सकता था, पर आपने जस्ट नॉर्मल शुरू किया। ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्र में शासन दोनों का प्रमुख होता है, ये वास्तव में कार्यपालक होता है, नाम मात्र का नहीं। यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मेरा माना पहला पॉइंट, ठीक है, संसदीय आप रखो, संसदीय सुपरमेसी होती है, यहाँ पे संसदीय सुपरमेसी नहीं होती है, उस तरीके से लिख सकते हो। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, मंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता अनिवार्य है, सदन की सदस्यता अनिवार्य है। इसमें अविश्वास नहीं लाया जाता, बल्कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है। कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि भी है। विधायिका में स्थिर सरकार होती है, स्थिर सरकार होती है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यहाँ योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है, उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। यहाँ विपक्षी भूमिका प्रभावी नहीं होती है, यहाँ विपक्षी भूमिका प्रभावी रहती है। नीति निर्माण प्रक्रिया तीव्र होती है, नीति निर्माण प्रक्रिया कमजोर होती है। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि दोनों के अपने अपने लाभ और हानि है। बाद में संसदीय व्यवस्था अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थिति का आनंद अपनाया। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट करना था आपको। ठीक है, आपने पॉइंट लिखे हैं। देखो, संसदीय शासन प्रणाली में ये भी याद रखना कि संसदीय सर्वोच्चता होती है, तो और ये कुछ चीज़ें भी आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, वो चीज़ याद रखो। ठीक है, फिर भी हाँ, तो इसमें नंबर दे देते हैं अपन 10 में से आपको आराम से इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। सहकारी संघवाद के महत्व, सहकारी संघवाद की इम्पोर्टेंस बताना है, चुनौतियाँ बताना है, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, कमेंट करना है आपको, तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्था का भी उल्लेख करें। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन की डिमांड है। सहकारी संघवाद से तात्पर्य है जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर एक दिशा में कार्य करें, उनके बीच मतभेदों को आपस में सुलझा ले, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते थे उसके। ठीक है,
भारत में सरकारी संघवाद का महत्व निम्न है। देखो आप जब ऐसे लिख रहे हो तो ये मत लिखो, एक ही जगह लिखो, बार बार रिपीटेशन बचोगे। मैं फिर बताऊँ, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको टाइम बचाती है। क्वेश्चन देखो, एक चीज़ याद रखा, आपने बहुत अच्छे से, अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल पेपर में, अगर आपने मान लो अच्छे से 15 क्वेश्चनों का ही आंसर लिखा, 5 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। इसे थोड़ा, अब देखो ये चीज़ें नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट ये लिख रहे हो, ये काम चल जाएगा, टाइम बचेगा, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हमेशा प्लस में रहोगे, ये चीज़ याद रखना। महत्व क्या, केंद्र राज्य संबंधों के बीच अंतर को समाप्त करने में, संघवाद को बढ़ावा देने में, शक्ति को विभाजन को सही दिशा देने में, कानून और नीतियों के क्रियान्वयन में, नदी जल विवादों को सुलझाने में, राज्य में समवर्ती सूची विवादों दूर करने में करो बंटवारा लेकर। थोड़ा और इस पर स्टडी करो और थोड़ा एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनौतियाँ क्या है, राज्य सरकार द्वारा नदी जल विवाद में केंद्र राज्य संबंधी विभिन्न विवाद, चाहे केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग, राष्ट्रपति शासन लगाना, राज्यपाल की नियुक्ति आदि, अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति, सीबीआई, केंद्रीय बल इत्यादि का दुरुपयोग, सागर संवाद बढ़ा देने वाली संस्थाएं होती क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय नदी प्राधिकरण, अंतर्राज्यीय परिषद, भारतीय एकता परिषद, वित्त आयोग का गठन, जीएसटी काउंसिल इत्यादि नीति आयोग। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि भारत को सरकारी संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारत का समावेशी विकास हो सके। थोड़ा और निष्कर्ष को मैच्योर बना, ठीक है। पर तो मैंने माना कि अभी इसमें थोड़ा और अच्छे पॉइंट आप गेन कर सकते हो, आपने जो याद है वो नॉर्मल चीज़ें आपने लिखने का प्रयास किया है। अंतर्राज्यीय परिषद, अच्छा, इसका उद्देश्य आप डिफाइन करना था। अनुच्छेद 223 अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका गठन सरकारी आयोग के अनुसंस्थापक 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य केंद्र राज्य सरकार विवाद दूर करना है, सरकारी संवाद स्थापित करना है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संरचना, अध्यक्ष, सदस्य, सभी राज्य मुख्यमंत्री, सभी राज्य राज्यपाल, गृह मंत्री, 2 अन्य केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित राज्य को उपराज्यपाल, ये पर देख लेना। उद्देश्य केंद्र राज्य के विवाद दूर करना, सहकारी संवाद को बढ़ावा देना, अत्यधिक समावेशी विकास करना। चुनौतियाँ क्या है, फौजी में विश्वास है, बेहतर समय समय पर ना होना, कई मुद्दे पर असहमति, कर से संबंधित विवाद, नदी जल संबंधी विवादों को लाना। निष्कर्ष से कहा जा सकता है समय समय से बैठक करने केंद्र राज्य संबंध मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अन्य संसदीय नीति आयोग, जीएसटी वित्त आयोग इत्यादि संस्थाओं को कार्य कर रही है, ठीक है। कमेंट जब करना होता है तब ऐसे ही लिखना होता है, फॉर्मेट ठीक है आपका। आपने सब इसको डिफाइन किया, कारण बताए, या इसके जो भी है इसके फ़ायदे बताए, चैलेंजेस बताए, ठीक है, ये आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था की प्रकृति स्पष्ट करते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को उल्लेख करें। तो एक क्वेश्चन डिमांड यहाँ पे है, प्रकृति को स्पष्ट करते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों को लेकर यहाँ पे करंट अफेयर से जो है ये नई जो चीज़ें हो रही है। संघवाद सरकार की कार्य प्रणाली जिसमें शक्तियों केंद्र और उसके घटकों दो भागों जैसे राज्यों प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे समवर्ती सूची जो साथी है उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यह राजनीति के दो सत्ताओं को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, केंद्र, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर। भारत में एक संघीय प्रणाली है, लेकिन इसका अधिक झुकाव सरकार की एकात्मक प्रणाली की हो रही है। इसे कभी कभी अर्ध संघीय प्रणाली कैसे है प्रणाली कहा जाता है। इसे संघीय एकात्मक दोनों की विशेषता है। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, नेचर को स्पष्ट करना था और इसके साथ नवीन प्रवृत्तियों को उल्लेख करना था। भारत में संघीय विशेषता दो स्तरों पर सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर भारत में संविधान सर्वोच्चता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान एक स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका प्रदान करता है। निचली और जिला अदालतें निचले स्तरों पर और उच्च न्यायालय पर राज्य स्तरों पर, और सबसे ऊपरी स्थिति का भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। संविधान संशोधन की कठोरता है। एकात्म विशेषता, संविधान की लचीलापन, केंद्र में अधिक शक्ति निहित होना, राज्यसभा में आश्वासन, कार्यपालिका विधायिका के एक हिस्सा, एक नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में नई प्रवृत्तियाँ है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को लाया गठन किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विवाद बना रहता है। अब नया चीज़ क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय संघवाद की अनुपस्थिति दक्षिण राज्य की शिकायत है, क्योंकि राज्य वित्त का आवंटन नहीं किया जाता। तो इसके लिए लाया गया ना वित्त आयोग, अब उसमें उनकी चीज़ों को तो मांग किया गया है। नदी विवादों को उभरना, क्षेत्रवाद एवं अलगाव जैसी स्थिति उभरना। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भारतीय संघीय जटिल बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। थोड़ा ये अच्छे से क्लियर करो। अतः इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सरकार आयोग, पंचायत की सिफारिश पर लागू किया जाए, प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। अपने क्वेश्चन डिमांड को अपन फिर भी इसमें थोड़ा और आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक। आपके पास नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, परंतु थोड़ा और गहराई चाहिए उसमें, तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा कि आपका इंट्री कॉल आए। मेहनत वही होनी चाहिए, ऐसे ना कि मेंस लिख लिए।
मूलाधिकार और नीति निर्देशित तत्वों के बीच वरीयता संबंधों की स्थिति को स्पष्ट करें। पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है। साथ ही नीति निर्देशित तत्वों पर आधुनिकीकरण वैश्वीकरण के प्रभाव की समीक्षा करें। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आएगी। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। मूलाधिकार और नीति निर्देशित तत्वों के बीच अंतर संबंध सर्वोच्च न्यायालय में मिनर्वा मिल्स वाद में 19 से मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना ही है। थोड़ा और क्लियर करो अच्छे से इंट्रोडक्शन को। मूल अधिकार जहाँ सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, जिसे पाने के लिए अनुच्छेद 32(2)(26) के तहत न्यायालय जा सकते हैं, वहीं नीति निर्देशित तत्वों को लागू करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। थोड़ा ध्यान से समझे क्वेश्चन। मूल अधिकार नीति निर्देशित तत्वों के बीच वरीयता संबंधों की स्थिति स्पष्ट करें। आपको ये बताना है कि भाई इसमें क्यों वरीयता देगी। आप के थोड़ा क्वेश्चन को अपने अनुसार हैंडल करो, ऐसा नहीं। देखो याद करो कि जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था तो उसमें क्या था कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पहले फंडामेंटल राइट के ही पार्ट थे, परंतु ये देखा गया कि भाई भारत के पास जो संसाधनों की सीमितता है, संसाधन कम है, तो उसके आधार पर इनको छोड़ा गया कि जो सरकारें होगी वो समय समय पर इन चीज़ों को एड्रेस करेगी और धीरे धीरे चीज़ें जो है वो फंडामेंटल राइट में समाहित होती जाएगी। जैसे बेसिक राइट एजुकेशन का जो है, हेल्थ का है, ये सब चीज़ें इधर आ रही है, नहीं तो पहले उधर था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा समझो। आपको बताना कि वरीयता संबंधी स्थिति को स्पष्ट करो। कौन सी कंडीशन थी, फाइनेंशियली कमी थी, भारत के पास संसाधनों की कमी थी, तो ये सारी चीज़ें याद रखो। आपने गलत लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है ही नहीं। को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 को निष्क्रिय कर सकती है, इसलिए कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 49 बीच ही आता है, 14 को चला जाता है अर्थात संसाधनों का संकेंद्रण रोकता है। इसी पर शिक्षा का अधिकार, आजीविका अधिकार, पर्यावरण का अधिकार इत्यादि को अनुच्छेद की शामिल कर दिया गया, जो अब नागरिक मूल अधिकार है अर्थात निर्देशित इलाका मूल्य अधिकार में रख गया। अब ठीक है, आपको ये बताना, पर पहले बताना कि वरीयता संबंधी स्थिति कौन से कारण थे जिनके कारण इनको वरीयता दी गई, मूलाधिकार को दिया गया, डीपीएसपी को रहने दिया गया। नीति निर्देशित तत्वों पर आधुनिकीकरण वैश्वीकरण का भी असर पड़ा है, जिससे निम्न बिंदु को समझा जा सकता है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता है, जो आधुनिक उदारवादी विचारधारा को महत्व देता है। अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण को बढ़ावा दिया गया है, जो वर्तमान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन समस्या को दूर करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका प्रतिगमन का सिद्धांत देता है, जो मॉन्टेस्क्यू प्रतिगमन के सिद्धांत से प्रेरित है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 39 निःशुल्क न्याय सहायता प्रदान करता है। 39 समाजवादी विचारधारा के अनुसार धन के संकेंद्रण को रोकता है और धन के आवंटन सभी व्यक्तियों को देने की बात करता है। अनुच्छेद 43 उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी प्रदान की बात भी करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जहाँ मूलाधिकार नागरिक को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हैं, वह निर्देशित तो सामाजिक आर्थिक अधिकार देते हैं, जो समय के साथ और प्रभावी होगा। थोड़ा बहुत इसमें आपको क्वेश्चन की मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप क्वेश्चन की डिमांड को यहाँ पर देखो। वरीयता संबंधी स्थिति, उस टाइम जो कारण थे, साथ ही नीति तत्वों पर आधुनिकीकरण वैश्वीकरण मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वैश्वीकरण का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी समीक्षा करें। तो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपको बताना था। तो आपका इसमें भी कमी रही है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। अब आपने इसमें उल्टा कर दिया है। अच्छा, एक ही पेज है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा क्वेश्चन का एड्रेस अच्छे से करो, थोड़ा डेप्थ लाओ। ठीक है, आप पेरिफेरल लेवल पे अपने पुराने नॉलेज के लेवल पे ही क्वेश्चनों को एड्रेस कर रहे हो, तो सही नहीं है। मेरा मानना है कि आपको थोड़ा और काम करना चाहिए अभी। ठीक है, अभी मेरा मानना है कि अभी शुरुआत में लिख रहे हो, तो आशा करते हैं कि आगे आप अच्छा लिखोगे। जो मैंने जो पॉइंट नोटिस करवाया है उनको ज़रूर ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपर एड्रेस करो। बिहार में नवकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, कमेंट करना है। तो मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ कि कमेंट करने का मतलब होता है कि पूछे गए प्रश्न पर अपना मत जाहिर करना। नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार अक्षय ऊर्जा विशिष्ट एजेंसी नामक एक एजेंसी बनाई है, जो वर्तमान में बिहार में नवकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। इसी निम्न उदाहरणों को समझ सकते हैं। देखो, आपको वर्तमान स्थिति बताना है, इनके पास क्या है, क्या ये का सही है या नहीं है, इसमें और क्या सुधार होने की आवश्यकता है, ये चीज़ भी याद रखो। आपको ये नहीं बताना इन्होंने क्या क्या है, आपको बताने की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट ये अभूतपूर्व तकनीक है। इस तकनीक में सौर ऊर्जा संयंत्र जल निकाय वाष्पीकरण की दर काफ़ी कर देती है। सुपौल दरभंगा इसकी स्थापना की जा रही है। सौर जल पंप कुसुम योजना। थोड़ा ध्यान रखो क्वेश्चन को एड्रेस करना।
के तहत किसानों को सोलर पैनल दिया जा रहा है। सोलर पंप से बिजली का उत्पादन कर सके। गोपालगंज में वेस्टलेज बायो रिफाइनरी उत्पादन किया जा रहा है। गया, मुंगेर, राजगीर में भूतापी ऊर्जा की स्थापना की जा रही है। वाल्मीकि नगर में लघु जल विद्युत पश्चिम चंपारण परियोजना की स्थापना की जा रही है। बायोगैस परियोजना की स्थापना किया जा रहा है। मुझे बताइए, आपको पूछा जा गया है नवकरणीय ऊर्जा। निष्कर्ष कहा जा सकता है नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिहार में ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। आप क्वेश्चन थोड़ा एड्रेस कीजिए। पहले आप डिफाइन कीजिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसके प्रारूप, उसके तहत आप अलग अलग चीज़ में बताओ कौन कौन सा, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, इसमें अलग अलग सेक्टर के बारे में बताओ। फिर आपको बताना कि समस्याएं भी क्या है, तो थोड़ा अच्छे से एड्रेस कीजिए क्वेश्चन की डिमांड को। जैव ईंधन में इसके संभावित लाभ, ठीक है, जैव ईंधन क्या है पहले ये बता दो, इसके लाभ बताओ। बायोफ्यूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पौधों से वाले अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत एथेनॉल, बायोगैस, बायोडीजल, शिवल, बायोफ्यूल आदि है। बायोफ्यूल के अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में, उद्यान क्षेत्र में, बिजली उत्पादन में, उद्योग क्षेत्र में, ऐसे नहीं लिखना होता है आपको, एप्लीकेशन का देखो, ठीक है। आपने वो क्वेश्चन को, चलो डिमांड नहीं थी। जैव ईंधन के लाभ क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में है, कार्बन न्यूट्रल बनाने में है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने में है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में है, अपशिष्ट उपयोग को प्रबंधन करने में है, आर्थिक विकास में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ये अच्छे पॉइंट है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जैव ईंधन के माध्यम से सतत समावेशी विकास किया जा सकता है। इससे संबंध सरकार द्वारा विभिन्न योजना जैसे PM योजना, प्रबंधन योजना, ठीक है, अपन फिर भी थोड़ा और अच्छे तरीके से जब है ना, कभी भी अगर मान लो क्वेश्चन की डिमांड ना हो तो निष्कर्ष में आप थोड़ा समीक्षात्मक कमियाँ थोड़ा बता दो, चैलेंजेस बता दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा ऐसा किया जा सकता है, अगर वो नहीं पूछ रहा है तो किया जा सकता है, इसे याद रखना। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण का प्रभाव क्या है? प्रभाव याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, आपको दोनों करना है। फिर वे फॉरवर्ड आपको देना है। पिछले 6 दशकों में अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण था, अर्थात निजी क्षेत्र का योगदान लगभग शून्य रहा, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण के बढ़ावा देने के विभिन्न कदम उठाए। विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। इन स्पेस की स्थापना जो निजी क्षेत्र में उपग्रह को लॉन्च करेगी। अनुकूल और अग्निशमन पहल, महत्व क्या है इसका, क्वेश्चन क्या है? सिर्फ निजीकरण का प्रभाव, महत्व निजी कंपनी के लिए समान अवसर, इन स्पेस निजी कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अवसरों का उपयोग करने के लिए शासन, समान अवसर, अनुसंधान विकास गतिविधि बढ़ावा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपयोग प्रसार करने में मदद मिलेगी, अंतरिक्ष उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। देखो आपने फिर क्वेश्चन को आधा ही एड्रेस किया है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो कुछ होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आपने नॉर्मल पॉइंट लिखे हैं। निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर के विस्तार करके विभिन्न तकनीकों का विकास किया जा सकता है। इसके अंतरिक्ष अधिनियम बनने की जरूरत है। यहाँ से एक GDP का ग्रोथ भी हो, ये चीज़ याद रखना। बाहर से पर इकोनॉमी गेन कर सकते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनके पास नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया में बहुत सारे देश है, तो यहाँ से एक अर्निंग गेन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का अगर आगे आता है, ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीज़ें लिखिए आप, वो लिखी नहीं है। दूसरी बात, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालना है, तो वो चीज़ भी याद रखिए। भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका रोल पूछ रहा है, वही चीज़। भारतीय कृषि क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ध्यान में रखते हुए बिहार के पूसा में 1929 भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई। इन उद्योग को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है GM क्रॉप्स के रूप में। इसमें भाई बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें आएगी। भारतीय कृषि क्षेत्र में, ना कि बिहार के क्षेत्र में, जो ज़्यादा अच्छा होगा। भारत के क्षेत्र में बताओ। अनुवांशिक से मॉडिफाइड फसल का उपयोग फसल के उत्पादन बढ़ाने और रोग से बचाने के लिए किया जाता है। GM कपास मशीनीकरण के रूप में कृषि के विकास में विभिन्न मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन आसानी हो सके। हार्वेस्टर, उन्नतशील बीजों का प्रयोग 1960 में हरित क्रांति विकास के समय हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जैसे गेहूँ। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि कृषि तकनीक का प्रयोग करके खाद्यान्न सुरक्षा। थोड़ा चैलेंजेस भी लिखिए, ये चीज़ याद रखना, चैलेंजेस भी लिखना है आपने, ठीक है। SDG को किया है, सही, अच्छी बात, चलो। परंतु फिर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी का, बायोटेक्नोलॉजी आपने नहीं लिखा है, ये थोड़ा अच्छे से लिखिए। जीव प्रौद्योगिकी हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो क्लाइमेट चेंज है, इससे बचने के लिए भी साइंस टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, तो ऐसा थोड़ा लिखिए। थोड़ा आपका नए पॉइंट नहीं है आपके आंसर में। ऊर्जा सुरक्षा महत्व, ऊर्जा सुरक्षा का आपको महत्व बनाना है, चुनौतियाँ बताना और सरकार द्वारा किए जा रहे संबंधित प्रयास। 3 क्वेश्चन की डिमांड है, देखते हैं आपने इसको। ऊर्जा सुरक्षा तात्पर्य है कि ऊर्जा की उपलब्धता, अफोर्डेबिलिटी और ऊर्जा की दक्षता से है।
इसका महत्व ऊर्जा विकास के इंजन है अर्थात बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऊर्जा देने की जरूरत है तथा रोजमर्रा की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा जलवायु निम्नीकरण में मददगार साबित है। तो ऊर्जा सुरक्षा सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फिर आपको चैलेंजेस बताना था। ऊर्जा सुरक्षा समय चुनौती है, इसका अधिकन मांग और दोहन है, जनसंख्या का दबाव है, मांग और उत्पादन के बीच अंतर है, नवीन ऊर्जा तकनीक महंगी है, आय विषमता, थर्मल पावर पर तेजी निर्भरता और चाहिए बताने देगी। भाई स्वाभाविक सी बात है, आप ऊर्जा किससे ले रहे हो, कोयला जीवाश्म ईंधनों से ले रहे हो तो पॉल्यूशन भी फैलाती है। तो थोड़ा देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ भाई, अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिल रही है, तकनीकी का अभाव है, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस आएगी। थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए अपने क्वेश्चन को, मतलब सॉल्यूशन को। अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन, भारत फ्रांस की मदद से पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप, उजाला योजना, एलईडी, पीएम जीवन, अवशेष कृषि का बायोफ्यूल, पीएम उजाला योजना। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन ऊर्जा को चित्र के जमीन को करना चाहिए। एसडीजी 7वां एम को पूरा करना चाहिए। फिर इसमें वही है कि आपको थोड़ा सा और मैच्योर आंसर लिखने की ज़रूरत है अभी। इससे वो सुनहरा इतिहास भविष्य में अंतिम क्षेत्र में भारत मौजूदगी परिस्थिति के स्वप्न दिखाती है। विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण वही क्या संभव है, पक्ष में विपक्ष में, और ये क्या सही बात हो सकती है, तो उस तरीके से करना। अंतिम क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत 1910 से शुरू हुई। 1920 को संभालने की मजबूत शुरुआत हुई। अंतरिक्ष विभाग की शुरुआत 1972 में की गई, जो दूसरी विकसित करता है। आज वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $350 बिलियन होने का अनुमान है। इसे सुनहरा इतिहास भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत मौजूद स्थिति के स्वप्न दिखाती है। आपको बताना है कि फ्यूचर के मतलब पास्ट में क्या क्या इसके अचीवमेंट रहे हैं, उसके आधार पर कैसे फ्यूचर के बनते हैं, वो आपको इसमें क्वेश्चन में बताना था। पिछले 6 दशकों में इसरो द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित किए गए हैं, जैसे जीएसएलवी के तीसरे चरण में क्रायो इंजन के दूसरे के भविष्य के स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। साथ ही साथ इसके द्वारा मिशन के गगनयान के लिए कोई मॉडल बनाया गया है। लॉन्च वाइन पद्धति में इसरो ने काफ़ी प्रगति। अब देखो, आप वो ये ना फैक्ट लिख रहे हैं लॉन्च विकास में, आपको ये बताना था कि पहले जो रहा था कैसे उसके आधार पर अपन विश्वास किया जा सकता है, कैसे गेन होगा। ये द्वारा हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी गठन किया जा रहा है। आप ओनली फैक्ट लिख रहे हो। भारत के द्वारा PSL GSL, ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। आप नो 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 नो, आप फैक्ट पे फैक्ट लिखे जा रहे हो बस। क्वेश्चन को देखो, समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे। देखो, इसरो का सुनहरा इतिहास भविष्य में, अब देखो इसरो सुनहरा इतिहास, इसके बारे में बताओ आप। अब इतना नहीं उसका आप पूरा एक एक बता रहे हो। भाई चंद्रयान मिशन रहा, फर्स्ट बार ही अपन मंगलयान मिशन कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो अब उसके भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति और स्वप्न दिखाती है। भाई अपन गगनयान करने के भी सोच रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष मिशन भी है अपना, चंद्रयान 4 भी भेजने का प्लान है, ठीक है। तो इसके कथन विश्लेषण कीजिए। तो आपको फिर इसमें बताना था नहीं, ये तो है कि अपना पोटेंशियल है ये, ठीक है, पर इसमें कमियां क्या है फिर वो भी बताओ। आपने वो एड्रेस ही नहीं किया, आप ओनली फैक्चुअल पॉइंट लिखे जा रहे हो। आपको जो ऐसा लग रहा है कि आपको जो आता है वो आप लिख दिए हो, बस उसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में नाभिकीय ऊर्जा की महत्वता पर प्रकाश डाली। तो वही है, महत्वता पर प्रकाश डालना है। लाइट डालने का मतलब हमेशा याद रखना कि इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी लिखना होता है, मतलब चैलेंजेस है उसके सामने वो भी लिखना होता है। लाइट ये चीज़ याद रखना, हाईलाइट करना, तो मुख्य बातें बताना होता है। 1945 में ITR की स्थापना के साथ परमाणु अनुसंधान शुरू हुआ। 1948 परमाणु ऊर्जा को पारित नाभिकीय 19 परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा प्रतिक्रिया 2 प्रकार परमाणु विखंडन, संलयन। ये बाहरी परमाणु नाभिक को 2 या 2 से अधिक हले नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया, जिसके साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्या ये जरूरत थी लिखने की? ये जरूर सोचो। डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करो। अब देखो, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इतना तो नहीं जाना होता है कि डिटेल में आप ये चीज़ें जा रहे हो। पता नहीं बिहार कैसा होता कि ज़्यादा लिखने से नंबर मिलता, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। पर ये तो आपकी उसकी डिमांड है नहीं, आप जो लिखे हो। इससे काफ़ी ऊर्जा पैदा होती है कि ग्रीनहाउस गैस कमी, स्थिर विदेशी ऊर्जा, परिचालन लागत में महंगी तकनीक, चुनौतियाँ, अधिक लागत में दुर्घटना की स्थिति। थोड़ा नहीं और आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जिसके लिए नहीं, थोड़ा काम कीजिए कि इस पर थोड़ा अच्छे से और क्लियरिटी लाइए, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने कॉपी चेक की है उससे यही पता लगा है कि ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन का एड्रेस कर कीजिए। दूसरा, आप जनरल नॉलेज पे आप लिख रहे हो तो वो भी सही नहीं है, आपको थोड़ा होना पड़ेगा, स्पेसिफिक नॉलेज के प्रति भी आपको बढ़ना पड़ेगा। और मेरा मानना चाहिए कि थोड़ा कंटेंट पे काम कीजिए, ऐसे नहीं ज़्यादा लिखने के चक्करों में आप कंटेंट पे काम ही नहीं करें। लिखने का मेरा मानना है बस इतना आ जाना चाहिए कि आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन चीज़ें आप कर पाओ, उस लेवल पे पहुंच जाओ।
क्वेश्चन के एड्रेस कर पाओ। ठीक है, अगला लास्ट है आपकी कॉपी। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कमेंट करना है तो वही चीज़ याद रखना, मैंने जो बार बार बोला है, कमेंट करने मतलब पूछे गए प्रश्न पर अपना मत जाहिर करना होता है। पटना कला क्षेत्र के कला शैली की अन्य किन विशेषताओं के कारण इसे लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली? सीधी सी बात है, विशेषता कौन सी विशेषता है जिसकी प्रसिद्धि मिलने में सहायक रही? बस 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात शाही चित्रकारों को आश्रय नहीं मिला। इन चित्रकारों ने पैसे के अभाव में कुछ चित्रकारों ने व्यवसाय चित्रकला पटना में उसके आसपास के क्षेत्र में स्थापित की, जिसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। जैसा थोड़ा मुझे आइडिया है पटना कलम चित्र को, उसमें अंग्रेजों के टाइम में ज़्यादा डेवलप हुई थी, जब बाजार कैसे चित्र बनाए गए थे। ठीक है, पटना कलम चित्रकला जैसे लघु चित्रकला शैली, चित्रकला का जन्म मुगल शैली, कंपनी शैली, स्थापना शैली मिश्रण से हुआ है। चित्र कागज, कपड़ा एवं हाथी दांत आदि में बनाए जाते थे। आपको बताना है कि पटना में किन विशेषताओं का से लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन को बार बार हमेशा माइंड में रखो। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, चित्र में सूक्ष्मताओं की तुल्य के रूप में गिलहरी की पूंछवाल पंचमी रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्रों का निर्माण काजल छाया पद्धति पर किया जाता है। सामान्य जनजीवन के आपको ये बताना भाई, इसकी जो विशेषता ही थी, कैसे इसको भाई इसका प्रसार हुआ, वो चीज़ आपको बतानी है। बाजा मांग के अनुरूप बनाया जाता है, पर्व त्यौहार पर, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई। बाजा अनुरूप बनाया गया तो वैसा समय की जो डिमांड थी, मांग थी, उसके अनुसार बनाया गया, इसलिए लोकप्रियता मिली। फिर लोकल जो चीज़ों का उसका भी इसमें उजागर किया गया, समय की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको उजागर किया गया, इसके कारण इसकी डिमांड बढ़ी। लोधी दोना आप फैक्ट ही फैक्ट लिख रहे हो। निश्चय कहा जा सकता है पटना कला एक विशेष लोक कला शैली, जैसे अब पतन हो गया, कलाकार का नया पतन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की भूमिका सर्वेक्षण करने, गांधी में बहुत योगदान का योगदान काफ़ी अहम है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा? 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन में छात्र नेता के रूप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। ठीक है, 1906 में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के गठन की भूमिका थी। कांग्रेस के कलकत्ता देश में पहली बार भाग लिया। 1911 में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। संघर्ष के दौरान उन्होंने गांधी जी पहली बार मिले, तो आगे चल के बिहार में गांधी आंदोलन प्रमुख शिल्पकार बने। इन्होंने 1920 में अपनी वकालत त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। बिहार विद्यापीठ में सदाकत आश्रम की स्थापना में भूमिका निभाई, गांधीवादी आंदोलन के केंद्र बना। अब देखो, थोड़ा क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही, विश्लेषण कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान ऑपरेशन जीरो हॉल के तहत गिरफ्तार हुए, तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब फैक्ट लिख रहे, खाद्य कृषि मंत्री, आज़ादी के बाद राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान विशेष सुनिश्चित करने। आपको भाई इनका योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है, कैसे गांधीवादी जो विचारधारा उसको प्रसार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताओ, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें लिख रहे हो। 10,000 नागर शैली में बनाई गई मंदिर है, ये क्या आ गया, क्वेश्चन क्या है? धरवड़ शैली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक हुआ है, नागा विंध्य विशेष। ठीक है, चलिए 15 मध्य व पल्लव चोल विजयनगर शासकों का प्रमुख योगदान है। द्रविड़ मंदिर का निर्माण 4 दिवसीय घिरे विशाल प्रांगण में किया गया, प्रांगण प्रवेश के लिए है, थोड़ा ये भी बना सकते हो। द्रविड़ शैली और नागर शैली में एक अंतर होता है, ये नागर शैली है, द्रविड़ शैली में ऐसे होता है पीरियड में। ठीक है, निर्माण समतल धातु पर किया गया, पेड़ में सचना का कहा गया, ऊपर आयता का सचना स्तूप का, ये थोड़ा डायग्राम बना दोगे और अच्छा रहेगा। वैसा शैली, ठीक है, प्राचीन मंदिर निर्माण कला शैली को दान से संस्कृत वर्णन करे। ठीक है, जुड़ी मंदिर नाम जाता है। ठीक है, आपने किया, अच्छा नागर शैली ये बताया आपने। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने दिया, तो ये डायग्राम बना देना बस, जो मैंने बनाया है। आप नोट्स में देखोगे तो है, अखिल मोदी नोट्स में देखोगे तो। बाद मंदिर निर्माण के उत्कृष्ट मौलिकता का, ठीक है, आपने किया है उसको। ज़्यादा अच्छा टेबल फॉर्मेट में दर्शा सकते थे, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है, ज़्यादा कम लिखना पड़ता, वो भी कर सकते हो। स्फूर्त गुफा वास्तुकला संस्कृत परिचय देते, इसके संबंधित प्रमुख कलात्मक विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, इस पर बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों के रूप में चिन्हित किया जाता है, उन्हें बौद्ध धर्म के अस्तित्व से संचित किया जाता है, उन्हें शांति और आस्था के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। अब आप स्फूर्त को ही डिफाइन करें, परिचय देते हो, चलो ठीक है। इससे संबंधित प्रमुख कलात्मक विशेषताओं को भी लिखिए। ठीक है, स्फूर्त के प्रकार आपने लिखे हैं फिर अच्छे तरीके से। ठीक है, विशेषता आपने डायग्राम बनाए, बहुत अच्छा, ऐसा ही आपको इनोवेटिव आइडिया करना है, बहुत अच्छा काम किया आपने।
परिवेश तोरण कहा जाता है, संरक्षण उद्देश्य घेराव वेदिका कहा जाता है, अंड के नीचे स्थित चंद्र की मेहंदी कहा जाता है, अंड के चारों पर दक्षिणा, ठीक है। गुहा विहार प्राचीन काल भिक्षुओं के स्थान पर आध्यात्मिक गणित प्रमुख काठों गुफा निर्माण किया गया है, तो गुफा बना भी सकते हो, ऐसे गुफा करके बना दी है, ठीक है। मानव द्वारा पहली बार पत्थर काट कर गुफा निर्माण बारबर की गुफा में किया गया, बारबर नागरिक की पहाड़ी में गुफा निर्माण, गुफा के अंदर अध्यात्म तोरण का निर्माण किया गया, गुप्त काल में अजंता से आवास क्षेत्र गुफा का निर्माण, पूरी बात में उड़ीसा खंडगिरी उदयगिरी में जैन निर्माण, आयताकार वर्गाकार। एक मिनट, आप भी देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इसको ग्रुप से संक्षिप्त परिचय देते हैं, ठीक है, परिचय दे दिया। इससे संबंधित प्रमुख कलात्मक विशेषताओं को लिखिए, ठीक है, अपनी विशेषताएं लिखी है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, विवेचना करना तो कमियां भी बतानी है। बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी शहर से सफल धर्मशाला जिले उपस्थित लोक कला क्षेत्र के लिए प्रकार भित्ति चित्र, गौसनी घर की सजावट कवर, आरपीएन भित्ति चित्र, इसका निर्माण दीवारों पर किया जाता है, घोसरों में घोसने सजावटी सजावट, ठीक है। कोहर की सजावट आप क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य विशेषता क्या है, विवेचना कीजिए। आपने इसके टाइप्स बताए, विशेषता क्या है इसकी। जैसे भाई मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है मधुबनी के बारे में, शादियों पे मनाई जाती है, ठीक है, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता तब मनाया जाता है। प्रांगण में देवताओं को, मतलब थोड़ा वो चीज़ें लिखो, आपने फैक्चुअल चीज़ें लिखी है, ठीक है। वर्तमान समय मधुबनी चित्रकला परम लोग जिस विश्व प्रदेश बिहार गौरव प्राप्त किया है। फिर आप इसकी कमियां नहीं बताई, मुख्य विशेषता की विवेचना कीजिए। आप क्वेश्चन एक ही डायमेंशन में ख़त्म कर रहे हो क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों को। मेरी क्लास जो देखिए जरूर। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं के क्या आप मानते हैं कि मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित कला थी। देखो पहले क्वेश्चन डिमांड की विशेषता के क्या आप मानते हैं कि मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित कला थी, प्रभाव पड़ा था, यस या नो, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कला परंपरा की पहली झलक हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है, लेकिन इसे स्थापित मौर्य काल के दौरान नहीं। स्थायित्व मौर्य कालीन शासकों को रुचि आर्थिक संपन्नता स्थायी शासन के विविध रूपों को प्रदान किया गया है। मौर्य कला राजकीय कला, लोक कला, मूर्ति कला, एक शैक्षणिक मूर्ति, अन्य मूर्ति है, मूर्ति कला, स्तंभ के ऊपर मूर्ति, स्वतंत्र मूर्ति, स्तंभ स्फुट गुहा विहार। राजकीय कला राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र विशाल राजपथ का निर्माण कराया गया, जिसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। क्या विदेशी प्रभाव था ये आपको बताना है। राजप्रसाद का निर्माण पाषाण के स्तंभ लकड़ी छतों पर से किया गया, स्तंभ सब आप फैक्चुअल चीज़ें लिखे जा रहे हो। स्तंभ कहाँ, क्या स्तंभ है, क्या ये जरूरत थे क्वेश्चन का थोड़ा, क्या आप इन जरूर सोचिए इन चीज़ों पे, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों के लिखने की। क्वेश्चन क्या है वो ज़रूर समझो, क्वेश्चन ये है ही नहीं। अब ये मुझे पता नहीं कि भाई बिहार में ज़्यादा लिखने से नंबर मिलता है, बात वो है। अब देख क्वेश्चन सिंपल सा आपको जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि मौर्य काल के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन की डिमांड होगी, क्या आप मानते हैं मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित कला थी। तो प्रभाव था तो वो बताओ, नहीं था तो नहीं था, कुछ चीज़ें ओरिजिनल भी थी, कुछ चीज़ें प्रभाव भी था, तो वो आपको नहीं दिख रहा, आप ओनली डिफाइन करते जा रहे हो, ऐसा है, ऐसा ये है, वो है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से कीजिए। पालकालीन स्थापत्य मूर्तिकला चित्रकला प्रमुख विशेषता वर्णन कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिमांड, पाल काल तत्कालीन बिहार के संदर्भ में किन बातों को प्रमुखता से उजागर किया गया। 18वीं सदी मध्य बिहार बंगाल क्षेत्र में पाल शासकों का शासन रहा है। पाल शासन के कला प्रेमी थे, इन शासकों के संरक्षण में कला विभिन्न रूपों स्थापत्य मूर्ति उन्नत विकास देखने को मिलता है। स्थापत्य कला, ठीक है, अब आपने इसको बताया है, संरचना भी बताया आपने, स्फूर्त बताया है, चैत्य बताया है, मंदिर बताए हैं, मूर्ति किला आपने बताया, इसमें एग्जाम्पल बताए हैं, पत्थर की मूर्ति बताई है आपने, मण मूर्ति चित्रकला भी आपने बताया, पांडुलिपि भित्ति चित्र भी आपने बताया है। क्या अब ये क्वेश्चन की डिमांड थी, और ये थी तो कहाँ तक थी। विशेषताओं को वर्णन करना था, विशेषताएं समझो, पाल ऐसे नहीं, उसका मतलब ऐसा एक्सप्लेन करना होता है। किन किन बातों पर प्रमुखता को उजागर दिया, आपको ये भी बताना था कि कैसे जो बिहार के लिए स्पेसिफिक चीज़ें, वहाँ की भाई मिट्टी हो गया, वहाँ के जो सांस्कृतिक कल्चर है उसके आधार पर बनाया गया, वो चीज़ें सब आएगी, ना कि आप ऐसे नहीं कि सभी कुछ लिख रहे हो। तो थोड़ा मेरा ये इसमें रहा कि 2-3 चीज़ में पॉइंट बता देता। पहले तक आप एक मेरे आंसर राइटिंग क्लासेज देखिए, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, थोड़ा बहुत आप वो बैठा करें, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को अच्छे से समझो,
कुछ कुछ इनोवेशन आपने किया है और इनोवेशन कर सकते हो जहाँ पॉसिबिलिटी बने, ठीक है। इंट्रोडक्शन कुछ कमियाँ रही है कहीं में, नहीं तो ऐसे ठीक है, पर थोड़ा और डेप्थ की ज़रूरत है, अच्छे से काम करो, ये चीज़ें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप इम्प्रूवमेंट करोगे और वीकली अपन कॉपी चेक करते रहेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। चलो ठीक है, बाय बाय।